आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। चीन से निपटने के लिए किस तरीके से भारतीय सेना तैयार है, तैयारियां कैसी हैं सेना की, आज वो आपको बताएंगे। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी कदम पीछे कर लिए हों डिसएंगेजमेंट के बाद, लेकिन फिर भी हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी भी हजारों चीनी सैनिक सीमा के करीब तैनात हैं और चीन की चालाकियों को देखते हुए भारतीय फौज अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इन्हीं तैयारियों के तहत 3D बंकर, मॉड्यूलर शेल्टर और नए एयरफील्ड्स के साथ ही नए ब्रिज का निर्माण भी तेजी से हो रहा है ताकि वक्त रहते दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। LAC पर अब नहीं चलेगी चीन की चालाकी, क्योंकि दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हो गया है फुल प्रूफ प्लान। चाहे दुश्मन की हरकत पर रखनी हो नजर या फिर करना पड़े दो हाथ, भारतीय फौज हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रही है। इन्हीं तैयारियों का ये महज ट्रेलर भर है जो अभी आपने देखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 3D डिफेंस बंकर, मॉड्यूलर शेल्टर और नए एयरफील्ड का निर्माण तेज कर दिया गया है। ये तैयारियां इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि भले ही डिसएंगेजमेंट के बाद चीनी सेना पीछे हटी हो, लेकिन अभी भी उसके हजारों सैनिक और हथियार सीमा के करीब तैनात हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को परख लेना चाहती है और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये तैयारियां LAC पर क्यों जरूरी हैं, इसे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के हाल ही में दिए गए इस बयान से समझा जा सकता है। We all know what the Chinese say and what they do is quite different. So, it's also part of the deception or their nature, their character, right? So we only what they say or what they articulate, we need to just, but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in the written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. सेना प्रमुख के इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ है, चीन भरोसे लायक नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया ने गलवान घटना के बाद देख लिया। चीन की सेना ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर तरीका अपनाया, मगर भारतीय सेना के आगे उसकी एक न चली। थक हार कर उसे अपने कदम पीछे हटाने ही पड़े। चीन की इसी फितरत को ध्यान में रखते हुए पहली बार 3D डिफेंस बंकर बनाए जा रहे हैं। इनमें 450 टैंक, तोप और मिलिट्री व्हीकल्स को रखा जा सकता है, यानी तोप और टैंक को दुश्मन की निगाहों से बचाना अब आसान होगा। बताया जा रहा है कि इन बंकरों पर दुश्मन के टैंक के गोले का भी असर नहीं हो सकता। इन बंकरों की इस खूबी को भारतीय सेना ने ट्रायल के दौरान भी परखा। साथ ही इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया भी जा सकता है। इन 3D बंकरों की यही खूबियां इन्हें सामान्य बंकरों से ज्यादा असरदार और कारगर बनाती हैं। 3D बंकर की खास बात यह है कि इसमें जो ब्रिक्स होते हैं वो इंटरलॉकिंग होते हैं और उसमें तीनों दिशाओं में यानी दाएं से, बाएं से और सामने से शत्रु पर प्रहार करने के लिए विंडोज, फायरिंग विंडोज बनी होती हैं। यानी दुश्मन अगर किसी भी दिशा पर एक 3D बंकर पर हमला करता है तो उसके हमले को हमारी जो सोल्जर्स हैं वो आसानी से विथस्टैंड कर सकते हैं। यानी हमारे सोल्जर्स की जो डिफेंसिव पोजीशन है वो 3D बंकर बनाने के बाद बहुत ही मजबूत हो जाएगी। 3D बंकरों के साथ ही LAC पर करीब 22,000 जवानों के लिए खास तरह के मॉड्यूलर शेल्टर भी तैयार किए जा रहे हैं, जो -20 डिग्री की सर्दी में भी 15 डिग्री की गर्मी देते हैं। यानी हाड़ कपा देने वाली ठंड भी इन मॉड्यूलर शेल्टर को भेद नहीं पाएगी। ये ऐसे शेल्टर्स हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर तैयार किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट भी किया जा सकता है।
कुल मिलाकर ये एक जरिया होगा कि LAC के पास जवान आराम से सुरक्षित तरीके से रह सके और अगर उन पर कोई हमला होता है, चीन अगर उन पर अपनी नजरें टेढ़ी करता है, तो उसके बावजूद चीन के हमलों का असर इन शेल्टर्स पर नहीं होगा, मतलब भारतीय सेना को नुकसान नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब इन्हीं तैयारियों के जरिए दिया जा सकता है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने बीते कुछ सालों में LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अब चाहे जवानों के रहने का इंतजाम हो या फिर पेट्रोलिंग का काम, सेना के इंजीनियर्स ने इसे बाखूबी अंजाम दिया। इसकी सबसे ताजा मिसाल है ये नए लैंडिंग क्राफ्ट। इससे गश्त में तो फायदा मिलेगा ही, जवानों के साथ गोला बारूद भी इसमें रखा जा सकता है। ये खतरनाक क्राफ्ट एक बार में 35 सैनिकों को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा सड़कों, पुलों और ब्रिजेस का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है ताकि जंग के हालात में जवानों के साथ साथ हथियार और गोला बारूद जल्द से जल्द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प को भारतीय सेना ने सबक के तौर पर लिया। चीन की विस्तारवादी नीति की काट के लिए ही उसने LAC पर, खासकर पूर्वी लद्दाख में आधारभूत ढांचा विकसित करने में जोर दिया है ताकि सरहद के पास आपातकालीन स्थिति में सड़कें और पुल बनने से सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हो जाए। और इसी सोच का नतीजा है कि पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों और उनके साजो सामान की सुरक्षा के लिए ही 3D तकनीक से बने सैन्य बंकर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए फुली ऑटोमेटिक 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बन रहे 3D बंकर का न तो चीनी सेना के टैंक के गोले कुछ बिगाड़ पाएंगे और न ही इन पर मौसम की मार पड़ेगी। सिर्फ इन दो बातों तक ही 3D तकनीक से बनी इमारतों की खासियत सीमित नहीं है, बल्कि इस तकनीक के मशहूर होने की बहुत सारी वजह हैं जो हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये संभव कैसे हो रहा है। बंकर को बनाने के लिए फुली ऑटोमेटेड 3D प्रिंटर में सबसे पहले तेजी से सूखने वाले सीमेंट के साथ जिप्सम को भी मिलाया जाता है। रासायनिक रूप से जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। फिर 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल को कंप्यूटर की मदद से लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है, जो धीरे धीरे दीवार और छत की शक्ल ले लेती हैं। इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल भी होता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार इमारत की लागत सामान्य मटेरियल की तुलना में आधी से भी कम होती है। कंप्यूटर और क्रेन के इस्तेमाल की वजह से लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है, यानी संख्या के आधार पर निर्माण के लिए कम मजदूरों और श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कम लोगों को ही उनकी सेवा के लिए मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी इमारत परंपरागत तरीके से बनी इमारत की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। महीनों या फिर साल की तुलना में कुछ दिनों में ही मनचाहे इमारत खड़ी की जा सकती है। हालांकि 3D प्रिंटर इमारत से जुड़ी ये तकनीक नई नहीं है, बल्कि इसकी खोज 1980 में हो गई थी। तब तकनीक को खोजने का श्रेय इंजीनियर और फिजिक्स चुक हुल को जाता है, जो अमेरिकी कंपनी 3D सिस्टम के को फाउंडर हैं। फिर भी दुनिया में सबसे ऊंची 3D बिल्डिंग चीन के सुझाव में है। 90 फीट की ऊंचाई वाली इस इमारत में 5 मंजिलें हैं। इन 3D बंकर्स को IIT गांधीनगर तथा IIT मद्रास की मदद से बनाया जा रहा है। 3D बंकर्स में जो कंक्रीट का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हाई टेंसाइल सीमेंट होता है, जो कि युद्ध के दौरान एनिमी के टैंक से एक डायरेक्ट हिट को भी विथस्टैंड कर सकता है। गौरतलब बात यह है कि इन 3D बंकर्स में जिन इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का इस्तेमाल होगा, उनका वजन महज 40 किलो होता है। यानी युद्ध के दौरान जब हमारी डिफेंसेस आगे बढ़ती हैं या डिफेंड करते करते पीछे को लौटती हैं, तो इन बंकर्स को भी सिर्फ 2 सोल्जर मिलकर एक बार में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक ब्रिक का वजन सिर्फ 40 किलो होता है।
एक खास बात और है कि इन डिफेंस बंकर्स को 3D जो डिफेंस बंकर्स बनाए जाएंगे, इनको 18,000 फीट की ऊंचाई पर -15 डिग्री पर भी टेस्ट किया गया है और युद्ध के दौरान जरूरत पड़ने पर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए या तो कोल फायर्ड, गैस फायर्ड या इलेक्ट्रिकल फायर्ड टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो डिवाइस है वो फिट कर सकते हैं। इन 3D बंकरों की खूबी को जानने के बाद अब सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले 1D और 2D बंकरों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल यूके देवनाथ ने इन 1D और 2D बंकरों की खूबी के बारे में भी बताया है। आर्मी के पास 1D बंकर्स भी है और 2D बंकर्स भी इसके पहले थे। 1D एंड 2D बंकर्स का खास मकसद ये होता है कि शत्रु जो है वो अगर सामने से हमला कर रहा है तो 1D बंकर में वह शत्रु को काउंटर फायर करके एक दिशा से रोक सकता है। इसी तरह से 2D बंकर जो होता है उसमें दो दिशा में हमारे सोल्जर्स फायर कर सकते हैं, यानी दुश्मन अगर दाएं से आ रहा है या बाएं से आ रहा है तो हमारा जो जवान है वो काउंटर फायर करके दुश्मन को दो दिशाओं से रोक सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन G20 की, जो काफी सफल रहा। अपने इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के बाली से स्वदेश लौट रहे हैं। हालांकि इससे पहले शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत दुनिया के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की इन नेताओं के साथ व्यापार समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। अपने इसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। भारत के 2 दिनों तक वहां पर भारत छाया रहा और आगे हम आपको यह भी समझाएंगे कि भारत की वहां धमक कैसे रही। भारत को 2 दिनों में वहां ऐसा क्या मिला कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश बस देखते ही रह गए। ये सब हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत को मिली G20 की कमान। Hereby closed. 3 दिनों तक छाए रहे प्रधानमंत्री मोदी। G20 में प्रधानमंत्री की T20 जैसी बैटिंग। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी की है। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिनों तक नॉन स्टॉप बैठकें की। वो करीब 45 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई नेताओं से मुलाकात की। अपने इस मिशन G20 के आखिरी दिन भी उन्होंने दुनिया को एक दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने अपने समापन भाषण में शांति पर जोर दिया। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को 1 साल तक इसकी कमान भी सौंप दी गई। यानी अब भारत G20 का अगला अध्यक्ष बन गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर से भारत को चेयरमैन माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ये जिम्मेदारी मिलने पर गर्व जताया। साथ ही दुनिया के विकास के लिए भी काम करने की बात कही। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में
G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन समेत दुनिया के बाकी नेता बाली में मैग्रोव 1 पहुंचे, जहां पौधे भी लगाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दूसरे कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मैक्रों की मुलाकात में असैन्य, परमाणु और व्यापार समेत दूसरे विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही मैक्रों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बैठक में व्यापार समझौते और रक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान भारत के साथ व्यापार पर जोर दिया। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के युवा पेशेवरों के लिए 3000 वीजा देने का भी ऐलान किया। भले ही भारत को अगले 1 साल तक G20 की कमान मिल गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का साफ एहसास है कि दुनिया में आर्थिक मंदी और खाद्यान्न संकट समेत कई चुनौतियां हैं। ऐसे में G20 की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उन्होंने आगे का एजेंडा भी तैयार कर रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि G20 को भारत से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 2 दिनों तक दुनिया के दिग्गज नेता जुटे रहे। G20 देशों के नेताओं की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया यूक्रेन संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले करीब 2.5 साल से कई देश कोरोना संकट से भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी विश्व के सामने है। इन मुद्दों पर G20 की बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान भारत ने भी अपनी तरफ से कई रास्ते सुझाए हैं। हिंदुस्तान 2 दिनों तक वहां छाया रहा। अब हम आपको समझाते हैं कि भारत की वहां कैसे धाक जमी। भारत को 2 दिनों में वहां ऐसा क्या मिला कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश बस देखते ही रह गए। सबसे पहले और बड़ी बात यह रही कि भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है। वो अब 1 साल तक इस पद पर रहेगा और इस दौरान भारत अगले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। भारत का अध्यक्ष बनना पहले से तय था, लेकिन भारत का इस पद को संभालने के दुनिया के कई देशों के लिए बहुत खास मायने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सम्मेलन में दुनिया की नजरें भारत पर रही। अमेरिका समेत दूसरे देश ये देखते रहे कि भारत यहां क्या बोलेगा, उसका वैश्विक मुद्दों पर क्या रुख रहेगा। इस मंच पर भारत ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र जरूर किया, लेकिन शांति की वकालत की। वहीं इस समिट में तीसरी बड़ी बात यह रही कि G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की और वो लगातार सुर्खियों में रहे। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता कतार में नजर आ रहे थे। खुद बाइडेन कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक दिखे। चौथी अहम बात यह रही कि G20 के घोषणा पत्र में भी भारत की धमक सुनाई दी। असल में अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ घोषणा पत्र में बयान जारी करवाना चाहते थे, लेकिन भारत के दखल की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसकी जगह G20 के साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अहमियत दी गई और अपने इस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं। इस तरह रूस के खिलाफ साझा बयान जारी हुआ, लेकिन बहुत ही संभल कर, ताकि दुनिया 2 धड़ों में बटी दिखाई न दे। यहां भारत ने पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दिया। पांचवी बड़ी बात वो ये रही कि ब्रिटेन समेत कई देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह वो भारत के साथ कारोबार करें। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में भी इसी बात पर जोर दिया। और यही नहीं, शाम करीब 5:35 पर ऋषि सुनक ने एक ट्वीट भी किया
इसमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत समझी जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा, यूनाइटेड बाय फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती से एकजुट। और इसके बाद अगली लाइन हिंदी में ट्वीट की गई जिसमें लिखा था, एक मजबूत दोस्ती। तो भारत न सिर्फ G20 बल्कि बतौर वर्ल्ड लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। अगले साल दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों के अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे। जो सभी के साथ उन्होंने जो भी वरिष्ठ शीर्ष नेता थे बड़े बड़े देशों के, उन सब के साथ उन्होंने मुलाकात की। और जब भी मुलाकात हुई, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हो, ऋषि सुनाक के साथ हो, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हो, या और पहली मर्तबा जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ मुलाकात की हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री, इन सब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, बहुत ही सब्सटेंटिव मुलाकात हुई और अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने में बहुत सफलता हुई है। 1 दिसंबर से भारत की अध्यक्षता प्रारंभ हो जाएगी। उसमें हमने ये ऐलान किया है जो करीब 200 मीटिंग हम करेंगे। यहाँ पर करीब 50 शहरों में जाकर ये मीटिंग्स होंगी और ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो भी अब चुनौतियां हैं पूरी दुनिया के सामने। सबसे पहले मैं अगर कहूँ, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है और उसको, ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सभी लोग जानते हैं। हम देख रहे हैं जो बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स बनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक आह्वान दिया है पिछले साल COP26 में, जिनमें उन्होंने मिशन लाइफ बोला है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो हम ऐसा अपना सभी को जैसे एक इसको मिशन मोड बनाया जाए, मैस मूवमेंट बनाया जाए। अब अध्यक्ष बने हैं G20 के अगले साल के लिए और यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली में 9 और 10 सितंबर अगले साल को G20 का शिखर सम्मेलन होगा। उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। तो मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था, बहुत ही सफल रहा है। चांद पर फतह पाने की दिशा में आज नासा ने इतिहास रच दिया। नासा ने आज मिशन मून लॉन्च किया है। फिलहाल मून मिशन का पहला चरण आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 1 में कई अंतरिक्ष यात्री कोई फिलहाल नहीं है। ये मिशन इंसान को चांद तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। आखिर क्यों इस उड़ान को ऐतिहासिक माना जा रहा है, देखिए जरा। 3, 2, 1 and lift off of Artemis 1. Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. रॉकेट की इस सफल उड़ान के साथ ही नासा ने 50 साल बाद मिशन मून की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। जैसे ही फ्लोरिडा की केनेडी स्पेस सेंटर से SLS रॉकेट के आर्टेमिस 1 ने सफलता की उड़ान भरी। But we are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. स्पेस सेंटर में मौजूद लोगों के चेहरों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इन लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 दशक बाद मिशन मून के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले चरण के लिए आज नासा ने रॉकेट लॉन्च किया। इससे पहले 29 अगस्त और 3 दिसंबर को भी लॉन्चिंग की कोशिशें की गई थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और मौसम खराब होने की वजह से मिशन को टालना पड़ा। लेकिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर SLS रॉकेट के जरिए नासा ने चंद्रमा पर ओरियन स्पेसशिप भेजा, जो 42 दिन में चांद की यात्रा करके वापस आएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक लॉन्च के कुछ मिनटों बाद ही SLS रॉकेट ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ छोड़ दिया था, जिसका मतलब यह है कि मिशन के पहले चरण को सफलता मिल सकती है। सोमवार यानी 21 नवंबर को स्पेसशिप चंद्रमा की सतह के 96.5 किलोमीटर पास से गुजरेगा और कुछ हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद स्पेसशिप 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में उतरेगा। दरअसल आर्टेमिस 1 मानव रहित मिशन है, जिसका लक्ष्य आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों को उतारना है। अगर आर्टेमिस 1 अपने मिशन में सफल रहा
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। इस प्रोग्राम में नासा ने ये सोच रहा है कि ये पहला कदम है मून में एक परमानेंट स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने की, कंटिन्यूअसली मून में रहने के लिए एक स्टेशन एस्टेब्लिश करना वो लक्ष्य है। बट ये पहला कदम, इस कदम में कोई नहीं आएगा, ये जस्ट चांद के पास जाके वापस आ जाएगा। मिशन के पहले चरण में आर्टेमिस 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद वहां कुछ सैटेलाइट्स छोड़ेगा और फिर खुद को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर लेगा। वहां से कुछ अहम जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी और देखा जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए चांद पर सही हालात हैं या फिर नहीं। चांद से तमाम जानकारी इकट्ठा कर आर्टेमिस 1 के टॉप पर लगा ओरायन कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। यही वो कैप्सूल होगा जिसके जरिए आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट्स चांद का सफर तय कर पाएंगे। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी पर शोध करेगा और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो चांद पर एक बार फिर से इंसानी कदमों की छाप दिखेगी और ये कामयाबी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नासा ने 1972 में अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजा था। इसके 50 साल बाद मून मिशन की लॉन्चिंग की जा रही है और इस बार मिशन की सफलता के लिए नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट एसएलएस बनाया है। एसएलएस के जरिए स्पेसक्राफ्ट ओरियन को अंतरिक्ष में भेजा गया है। एसएलएस रॉकेट बनाने में नासा को कई साल लग गए। यही वजह है कि ये पहले रॉकेट से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी क्या खूबियां हैं और ये क्यों खास है, विस्तार से हम समझते हैं। फिलहाल दुनिया में एसएलएस एकमात्र ऐसा रॉकेट है जो चंद्रमा और उससे आगे मनुष्यों को ले जाने में सक्षम है। एसएलएस रॉकेट की लंबाई 322 फुट है और ये जो सैटर्न 5 से थोड़ा सा कम ऊंचा है। सैटर्न का इस्तेमाल नासा ने 1960 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किया था। एसएलएस सैटर्न 5 से ज्यादा शक्तिशाली है। इससे अंतरिक्ष में 27 टन तक का भार ले जाया जा सकता है। मून मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एसएलएस रॉकेट की जरूरत मिशन को 3 चरणों में पड़ने वाली है। दरअसल ये मिशन 3 चरणों में पूरा होगा। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 3 भागों में बांटा गया है। आर्टेमिस 1 का रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट तक जाएगा, वहां पहुंचकर कुछ छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। मिशन के दूसरे चरण का नाम है आर्टेमिस 2, जिसे नासा 2024 में लॉन्च कर सकता है। दूसरे चरण की खास बात यह है कि मिशन के दूसरे पड़ाव में कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर कदम नहीं रखेंगे। वो सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घुसकर वापस आ जाएंगे। दूसरे चरण के बाद मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए चांद की सतह पर कदम रखा जाएगा, यानी तीसरे चरण में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। यह मिशन 2025 या फिर 26 में लॉन्च किया जा सकता है। इस मून मिशन की एक और खास बात है कि पहली बार होगा जब कोई महिला एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रखेंगी। चांद पर पहुंचने के बाद साउथ पोल में एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करेंगे और इस दौरान चांद पर मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च की जाएगी। इस मिशन का लक्ष्य ये है, ये रॉकेट ठीक से काम करेगा। रॉकेट स्पेस में स्पेस व्हीकल को लॉन्च होता है ना, वो स्पेसक्राफ्ट जाता है ना, वो स्पेसक्राफ्ट ठीक से चांद पर जा सकता है क्या? वो स्पेसक्राफ्ट चांद में चक्कर काट के देन धरती पर वापस आ सकता है क्या? धरती में वापस आने के समय धरती में गिरेगा, धरती में गिरेगा। गिरने के समय धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर में वो रब करने के समय, हम हाथ को रब करने के समय गर्म होता है ना, उस तरह से गर्म होगा। कितना गर्म होगा? 2570 डिग्रीज, 2570 डिग्रीज। 100 डिग्रीज में पानी वेपराइज होता है, वाटर वेपर होता है। तो 2570 डिग्रीज को देखो, तो उस हीट को वो बैर कर सकता है क्या? वो ये इस तरह से चीज को टेस्ट करेगा। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में आदमी जाएगा, बट आदमी चांद में पैर नहीं रखेगा, वो भी चांद के चक्कर काट के वापस आएगा, वो भी टेस्ट का होगा। तीसरा मिशन में एक्चुअली चांद में लैंड होगा। ये 3 कदम, सो दैट
ये सिस्टम, दैट इज ए लॉन्च व्हीकल, स्पेसक्राफ्ट, इसका पूरा का पूरा ठीक से काम करेगा करके चेक करने के लिए ये एक मिशन है। 2 साल बाद फिर से लौट रहा है शब्दों सुरों का महाकुंभ। साहित्य आज तक 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में सजेगी साहित्य की महफिल, जहां किताबों की बातें होंगी, फिल्मों की महफिल भी सजेगी। सियासी सवाल होंगे तो तरानों के तार भी छिड़ेंगे। कुछ बातें किताबों की, कविताओं की होगी। लेखक का काम आपको सच्चाई के थोड़ा नजदीक ले जाना है और फिर आप कुछ गुफ्तगू फिल्मी भी। मतलब मैंने उसमें इतनी एक्टिंग की कि वो सांस चढ़ रहा है, पानी पी रहा है, फिर वो कह रहा है कि 1 सेकंड तो कुछ तीखे सियासी सवाल जवाब होंगे और अनूठी महफिल सजेगी सुरों की। जी हाँ, 2 बरस के अंतराल के बाद साहित्य आज तक का मंच सजने को तैयार है। सिनेमा, संगीत, सियासत, संस्कृति और थिएटर से जुड़े नामचीन लोगों से एक मंच पर मिलने का मौका फिर आपके पास है। 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य आज तक का महाकुंभ होगा। आ रहा है कला, साहित्य और रंगमंच के सितारों का महाकुंभ। अपने चहेते सितारों से मिलने और उनकी लाइव परफॉर्मेंस फ्री देखने के लिए साहित्य आज तक के मंच पर दिग्गजों का मेला लगेगा। बी प्राक, स्वानंद किरकिरे, मुरारी बापू, दीप्ति नवल, कैलाश सत्यार्थी, मृदुला गर्ग, भुवन बाम, असीस कौर, शशि थरूर, अशोक वाजपेयी, चेतन भगत, प्रसून जोशी, कबीर बेदी, कुमार विश्वास, शीन काफ निजाम, विक्रम संपत, वसीम बरेलवी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे कई बड़े नाम इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। साहित्य आज तक में म्यूजिक कंसर्ट होगा, कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा होगा, साहित्यिक गोष्ठियां होंगी, बैंड परफॉर्म करेंगे, नई चर्चित किताबों के लेखकों से मुलाकात होगी और नाटक भी होगा। साहित्य की अलग अलग धाराओं को जोड़ने वाला ये अनूठा उत्सव आज तक की एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए आज के युवाओं और समाज को साहित्य और संस्कृति की दुनिया को करीब से समझने और उससे सीधे जोड़ने का मौका मिलता है। और इस मंच पर तमाम दिग्गज अपनी सोच, विचार, आवाज और प्रस्तुति के साथ ऐसा समा बांधते हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। साहित्य आज तक देश में भारतीय भाषा में आयोजित होने वाले किसी भी साहित्यिक मेले से न केवल बड़ा है बल्कि हर साल अपने स्वरूप में और विराट होता जा रहा है। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था। आ रहा है कला, साहित्य, लेकिन इस बार ये पिछले सभी आयोजनों से ज्यादा भव्य होगा। तो देर किस बात की? आप इस आयोजन में निःशुल्क शिरकत कर सकते हैं। आप आज तक की वेबसाइट पर aajtak.in/साहित्य पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या 9310330033 पर मिस्ड कॉल देकर फ्री एंट्री पा सकते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।